हेलो दोस्तों, जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड जिला दर्शन सीरीज हमारी पूर्ण हो चुकी है और उसमें हमने काफी गहनता के साथ प्रत्येक जिले का अध्ययन किया, ठीक है, और प्रयास किया है कि जनपद की सारी चीजें उसमें कवर की जाए, ठीक है। तो आप लोग जिन्होंने अभी तक जिला दर्शन सीरीज नहीं देखी है, आप लोग अवश्य देखिएगा। आपका पूरा परीक्षावाणी बहुत अच्छे से उसमें कवर कराया गया, ठीक है। हर अध्याय से चीजें कलेक्ट करके आपको उसमें प्रत्येक जिले में प्रदान करवाई गई है। तो आज से हमारा उत्तराखंड का इतिहास शुरू होना है, ठीक है। उत्तराखंड का इतिहास देखो है बहुत बड़ा, उत्तराखंड का इतिहास बहुत ज्यादा है, मतलब यदि हम पढ़ें, ठीक है, क्योंकि एक कोई यूनिक बुक नहीं है जहां से हम उत्तराखंड का इतिहास पढ़ सके, ठीक है। इतनी सारी किताबें मार्केट में, लेकिन हर किताब में अलग अलग मैटर दिया है, ठीक है। समान किसी किताब में नहीं है, किसी में कुछ परिवर्तन है, किसी में कुछ परिवर्तन है। तो इसलिए हमें इतना ज्यादा इतिहास पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हमें इतिहास कितना पढ़ना है, देखो आज तक जो भी एग्जाम हुआ है उसमें जिस लेवल का इतिहास पूछा गया है उस लेवल तक इतिहास हमें पढ़ने की आवश्यकता है, उससे बाहर नहीं जाना है, ठीक है। कि प्राचीन का, क्योंकि देखो उत्तराखंड देवभूमि है, तो यहाँ पर देवों का भी इतिहास रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर महाभारत कालीन इतिहास भी यहाँ पर रहा होगा, ठीक है। अन्य चीजें भी यहाँ पर इतिहास में काफी सारी चीजें यहाँ पर रही होंगी, ठीक है। हरिद्वार में दक्ष प्रजापति की राजधानी वगैरह, क्योंकि देखो देवताओं का स्थल है उत्तराखंड, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सारी चीजों का इतिहास रहा होगा जो हमारी परीक्षा में कहीं नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम उसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ने वाले हैं। मेनली इतिहास होता क्या है, इतिहास दो शब्दों के संयोग से बना है, ठीक है। इति प्लस हास। इति का मतलब होता है ऐसा ही, ठीक है, ऐसा ही या फिर यही, ठीक है। इति का मतलब ऐसा ही या फिर यही। हास का मतलब होता है घटित हुआ, मतलब प्राचीन काल के घटनाक्रम को, प्राचीन काल के, यदि इतिहास की आप डेफिनेशन देखें तो क्या हो सकती है, प्राचीन काल के घटनाक्रम को एक क्रमानुसार अध्ययन करना, एक क्रम के अनुसार। पहले हमने प्रागैतिहासिक पढ़ा, उस काल की चीजें पढ़ी, एक क्रम के अनुसार, मतलब मानव पत्थर के हथियार को यूज करता था, ठीक है। इस तरह से पत्थर का हथियार मान लो वो इसको यूज कर रहा था। इस युग से चलते चलते वो बाणों से लेकर, ठीक है, इस तरह से बीच में धनुष चलाना उसने सीख लिया। इस युग से चलते चलते चलते, ठीक है, उसने तलवार चलाना सीख लिया बीच में, ठीक है। इस तरह से मान लो तलवार चलाना सीख लिया, और आज वही मानव देखो मिसाइल चलाने योग्य बन गया है, ठीक है। आज मानव मिसाइल चला रहा है, तो क्या है ये क्रमागत विकास, ठीक है। यहां से अभी आगे और भी देखो रोबोट आने लग गया, आगे अन्य चीजें और भी देखने को मिल जाए, आज भी इतिहास बन जाएगा, ठीक है। मतलब वर्तमान से पहले के समय का, यानी कि प्राचीन काल का एक क्रमागत अध्ययन, मतलब ये तो मैं केवल आपको इसका एक विकास बता रहा हूँ कि विकास कैसे कैसे हुआ, ठीक है। लेकिन जो इतिहास की वास्तविक परिभाषा होगी, मतलब एक क्रमागत अध्ययन। इस काल में मानव यदि पत्थर का उपयोग करता था तो उसकी परिस्थितियां अलग रही होंगी, ठीक है। उसका सामाजिक जीवन अलग रहा होगा। खाद्य संग्राहक काल भी था, वो आग जलाना पहले नहीं भी जानता, उसके बाद उसको आग जलाना सीखा। पहिया भी नहीं यूज करता, उसके बाद उसने सीखा, मतलब अपनी जीवन शैली में परिवर्तन लाया। तो इस काल की सामाजिक चीजें मध्यकाल के सामाजिक चीजें से भिन्न होंगी, ठीक है, और आधुनिक से पूरी तरह भिन्न होंगी। तो इससे ये सब भिन्न होगा और इन दोनों से ये भिन्न होगा। मतलब मनुष्य के विकास का एक क्रम, एक क्रमागत अध्ययन क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। और शाब्दिक अर्थ यदि देखते हैं आप, तो इति मतलब ऐसा ही, और हास मतलब क्या, घटित हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सामान्य सी भाषा, ठीक है। अब देखते हैं आगे। देखो सुविधा की दृष्टि से इतिहास को पढ़ने के लिए हम उसे 3 भागों में बांटते हैं, ठीक है। इतिहास को पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, 3 भागों में उसको बांटते हैं। इसमें क्या होता है, प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, और ऐतिहासिक काल, ठीक है। प्रागैतिहासिक क्या है, जिस काल का हमारे पास कोई भी ऐसा लिखित सबूत नहीं है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जिस काल का कोई भी लिखित हमारे पास सबूत नहीं है, वो क्या, प्रागैतिहासिक। केवल गुफाओं के आधार पर, शैल चित्रों के आधार पर, प्राचीन मानव के प्राप्त जो भी आभूषण वो धारण करते होंगे उसके आधार पर, जो भी वो हथियार यूज करते होंगे उसके आधार पर हम
ये डिसाइड करते हैं, ठीक है, कि प्रागैतिहासिक काल में मानव रहा कैसा होगा, ठीक है, उसकी गतिविधियां, कहाँ रहता था, किस तरह रहता था, ये सारी चीजें हम केवल अनुमान लगाते हैं। किसके आधार पर? उसकी जो हमें अभिलेख मिले, मतलब अभिलेख नहीं कहूंगा, जो भी उस समय की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, ठीक है, उनके आधार पर। आदि ऐतिहासिक काल क्या है? जिस काल का हमें सबूत मिला है, सबूत है लेकिन पढ़ नहीं पाए, सबूत है अपठनीय, अपठनीय सबूत है, ठीक है, यहाँ सबूत नहीं है, कोई भी सबूत नहीं है, केवल अनुमान है। यहाँ सबूत है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका अभी तक का, ठीक है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता मिल चुकी है, सिंधु घाटी सभ्यता के देखो जो अभिलेख है उसके आधार पर हम लगाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, वहां की नगरीय व्यवस्था, वहां पर मतलब घरों का समान होना, सारे नगरों में एक जैसी व्यवस्था, तो अनुमान लगाते ना कि हाँ भाई ये 20 शहर, ये 25 शहर के सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आते होंगे, जहां एक समरूपता देखने को मिलती है। केवल अनुमान है ना, लेकिन वहां की जो अभी तक भाव चित्रात्मक लिपि हमें प्राप्त हुई है, हम उसको अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। तो पढ़ जब लेंगे तो इसके बारे में और ज्यादा से हम जानकारी पा सकते हैं, ठीक है। आद्य ऐतिहासिक काल के लिखा हुआ मिला है, ठीक है, लिखित रूप में मिला है, लेकिन अपठनीय है, अभी तक हम उसको समझ नहीं पाए हैं, पढ़ नहीं पाए हैं। हालांकि इस संबंध में लगातार प्रयास जारी है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला देखो ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल क्या होता है? जिस काल के हमारे पास सारे स्रोत हैं, लिखित स्रोत हैं, ठीक है, एक क्रमिक लिखित साक्ष्य, मतलब एक क्रम से लिखित साक्ष्य, जैसे आप ऋग्वेद लो, ठीक है, ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद, ठीक है, पूरे 1000 साल की स्टोरी हमें मिल जाएगी। उसके बाद आप देखते हो मौर्यकालीन ग्रंथ हमें मिल जाएंगे, ठीक है, उसके अलावा आप देखते हो गुप्तकालीन मिल जाएंगे, उससे मध्य में मिल जाएंगे हर्षकालीन, ऐसे सल्तनत कालीन, मतलब एक क्रमिक इतिहास हमें प्राप्त हुआ है ऐतिहासिक काल का, ठीक है। तो ऐतिहासिक काल होता ही क्या है? जिसका हमारे पास लिखित साक्ष्य है और जिसको पढ़ने में, समझने में हम पूरी तरह सक्षम है, वो क्या है? ऐतिहासिक काल, ठीक है। आद्य ऐतिहासिक काल सबूत है लेकिन पढ़ नहीं पाए, और प्रागैतिहासिक काल केवल अनुमान है। यहाँ पर बस ये 3 चीजें आपने समझनी है। यदि आप इतिहास में जाते हैं तो इतिहास में इसको भी हम 3 भागों में बांट देंगे, ठीक है, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पाषाण काल। पुरा पाषाण काल को भी हम 3 भागों में बांटते हैं, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। तो वो बहुत ज्यादा डीप मैं आपको बताना नहीं चाहूंगा यहाँ पर, वो वैसे भी भारतीय इतिहास का विषय है। उत्तराखंड के इतिहास की यदि बात करें तो मुख्यतः यहाँ पर 2 प्रकार की ही हमें चीजें देखने को मिली है, या तो प्रागैतिहासिक काल की है या फिर ऐतिहासिक काल की, ठीक है। ऐसा कोई भी नहीं है जो आद्य ऐतिहासिक कालीन हो यहाँ पर, ठीक है। कुछ कुछ चीजों में मिला हुआ है, लेकिन उसको हम प्रागैतिहासिक या फिर जैसे कालसी है हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो उसमें हमें पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। मुख्यतः यहाँ पर जो उत्तराखंड का इतिहास है 2 भागों में ही हम देखेंगे, ठीक है, एक प्रागैतिहासिक में देखेंगे और एक ऐतिहासिक में देखेंगे, ठीक है। अब चर्चा करते हैं उत्तराखंड के इतिहास के स्रोत, ठीक है। क्या क्या स्रोत है यहाँ के? देखो मुख्यतः क्या स्रोत हो सकते हैं, मतलब हमें केवल लिखना नहीं है, हमें केवल रट्टा नहीं मारना, क्योंकि इतिहास में हमें अपना रुचि लेकर पढ़ना है, ठीक है। रुचि कैसे आएगी? जब आप उसको समझते हुए चलेंगे। और ये भी कह रहा हूँ, इतिहास जब भी आप पढ़ोगे रुचि उस पर जरूर रखना, क्योंकि इतिहास बोरिंग होता है, लेकिन बोरिंग होता नहीं है। यदि आप वास्तविक देखें ना, हमें अपने पूर्व काल की, मतलब जो हमारे पहले का इतिहास है, मानव का इतिहास है, उसे जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए। हम इस स्थिति में कैसे पहुंचे हैं? आज हम इतना तकनीकी रूप से कौशल हो चुके हैं, ठीक है, तो कैसे हो चुके हैं? आज देखो एक छोटा सा बच्चा, मतलब 5-6 साल का बच्चा भी एंड्रॉइड फोन को काफी आसानी से और हमसे ज्यादा सफलता से उसको चला सकता है। तो कहीं ना कहीं हम विकसित हो रहे हैं ना, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा अच्छा विकास हो रहा है। तो हमें जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए कि हमारा अस्तित्व आया कैसे, मानव आया कहाँ से, कैसे आया, ये सारी चीजें इतिहास, मतलब आना। चलो आपने बोला कि हमने तो ये पढ़ लिया भाई, आ गया, पहले आदि मानव था, उससे मानव का विकास हुआ, ठीक है, होमोसेपियंस का विकास हुआ, वो सही है, लेकिन उस परिस्थिति से वर्तमान तक कैसे पहुंचे ये जानना भी जरूरी है। मध्यकाल में क्या हुआ, कैसे राजा महाराजा रहते थे, क्या उनकी शैलियां थी, ठीक है, कैसे वो युद्ध करते थे, कैसे उनका दरबार लगता था, ये सारी चीजें हमारे लिए जानना जरूरी है, क्योंकि ये हमारा इतिहास है। ये जरूरी नहीं है हमारा परीक्षा के लिए ही जरूरी नहीं है, ये हमें अपने बारे में जानने के लिए भी जरूरी है, हमारे स्वयं के इतिहास के लिए भी जरूरी है, ठीक है। तो जिज्ञासा रखें इतिहास पढ़ने में, अपने आपके मन में रुचि होनी चाहिए कि आप इतिहास पढ़ रहे हो तो बहुत बेहतर तरीके से पढ़ो, ठीक है। तो देखो अब सोचो, स्वयं से सोचो, स्रोत क्या हो सकता है। एक स्रोत तो यही हो सकता है कि शैल चित्र है, गुफाएं हैं, जहां पर हमें कुछ मिले,
कुछ अभिलेखी तौर पर मिले, कुछ पुरातात्विक चीजें जो हमें मिल जाए, ठीक है। एक हो सकता है देखो पुरातात्विक स्रोत, और एक क्या हो सकता है साहित्यिक स्रोत, जहां पर हमें लिखा हुआ मिल जाए, भले ही हिंदी भाषा में कहीं नहीं मिला होगा, लेकिन संस्कृत में आपको मिलेगा, ब्रज भाषा में आपको मिलेगा, ठीक है, विभिन्न भाषाओं, अरबी में आपको मिल जाएगा, फारसी भाषा, तुर्की भाषा, तो मध्यकालीन चूंकि सल्तनत काल रहा था, ठीक है, तो ये भाषाएं भी आपको मिल जाएंगी, कई सारी भाषाओं में यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पुरातात्विक स्रोत में देखो क्या क्या हो सकता है, अनुमान लगाओ। सबसे पहले क्या हो सकते हैं, शैलाश्रय, ठीक है, शैलाश्रय या शैल चित्र या गुफाएं, ठीक है, यही तो होगा ना। देखो शैलाश्रय मतलब जो पत्थरों पर बनाई गई चीजें, शैल चित्र, शैलाश्रय, शैलाश्रय मतलब पत्थरों के बीच रहने वाला आश्रय, शैल धन आश्रय, शैल धन आश्रय, ठीक है, देखो हिंदी भी चल रही है बीच बीच में। तो शैल आश्रय, आश्रय मतलब रहने का स्थान, रहने का स्थान, ठीक है, रहने का स्थान है ठिकाना, आश्रय होता है ना कि किसी को आश्रय दे दो, इस तरह से बोलते हैं, तो आश्रय मतलब रहने का ठिकाना, ठीक है। और शैल मतलब चट्टानों या पत्थरों के मध्य, ठीक है, चट्टानों के मध्य, चट्टानों के मध्य रहने का स्थान क्या हो गया, शैलाश्रय हो गया। शैल चित्र क्या हो जाएगा, शैल मतलब चट्टान, चित्र मतलब जो उस पर जो उस पर चित्र बनाए गए हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, शैल चित्र। गुफाएं क्या हो गई, यही शैलाश्रय क्या है, गुफाएं हैं, जो पत्थरों के मध्य, पहाड़ों के मध्य, या फिर कहीं पर प्राचीन मानव ने छोटी सी गुफा मिली, उसको रहने का स्थान मान लो, क्या हो जाएगी, गुफाएं हो जाएंगी, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो इसमें अगला क्या हो सकता है, अभिलेख। यदि कोई अभिलेख मिला है, किसी के द्वारा उत्कीर्ण क्या हो जाए, ठीक है, ताम्र अभिलेख हो, सामान्य अभिलेख हो, तो अभिलेख भी क्या है, हमारे पुरातात्विक स्रोत में आते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो क्या हो सकता है, मुद्राएं, ठीक है, मुद्राएं जैसे कुड़िंद कालीन मुद्राएं यहां से मिली है, कुषाण कालीन मुद्राएं यहां से मिली है, ठीक है, शककालीन मुद्राएं यहां से मिली, तो क्या मुद्राएं, ठीक है। बाकी विभिन्न काल में जो भी मंदिर शैली वगैरह, वास्तुकला, ठीक है, ये भी किस में आ जाएगा, पुरातात्विक स्रोत में आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, साहित्यिक स्रोत में क्या आ जाएगा, जो यहां पर लिखित साहित्य होगा, लिखित साहित्य, ठीक है, लिखित साहित्य क्या है, साहित्यिक स्रोत, जो किसी पुस्तक के रूप में संकलित है, ठीक है, किसी पुस्तक के रूप में संकलित है, जिसको हम पढ़ने में सक्षम है, और जिससे हमें एक क्रमिक विकास पता चलता है, क्रमिक अध्ययन हमें मिलता है, वो क्या हो जाएगा, साहित्यिक स्रोत में, ठीक है। साहित्यिक स्रोत में उत्तराखंड के कई सारे, देखो सबसे ज्यादा महाभारत में, ऋग्वेद में, स्कंद पुराण में, ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, साहित्यिक स्रोत है, जहां हमें उत्तराखंड की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा देखो विदेशी विवरण उनमें भी मिलेगा, भारतीय विवरण उनमें भी मिलेगा, ठीक है। बाकी जो धार्मिक ग्रंथ है उन पर भी उत्तराखंड का पूरा पूरा उल्लेख किया गया, ठीक है। तो ये क्या है, आगे साहित्यिक स्रोत है। देखो इनके बारे में विस्तार से ज्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, केवल जो परीक्षा की दृष्टि से हमारा महत्वपूर्ण है और जो लगातार पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, वही चीजें मैं आपको सिलेक्टेड चीजें, लगभग 1 महीना आपको मैं इतिहास उत्तराखंड का पढ़ाऊंगा, ठीक है, शायद 1 महीने से ज्यादा ही जाएगा, लगभग 1 महीना 10 दिन आप मान लीजिए, इतने टाइम पर आपका मैं उत्तराखंड का इतिहास कवर कर दूंगा। तो जो भी क्लर्क के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके तो बेहतरीन मौका है कि आप लोग उत्तराखंड का इतिहास पढ़िए, ठीक है। और जिनके अन्य एग्जाम में जो अन्य की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण क्लासेस होने वाले हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब चर्चा करते हैं उत्तराखंड के इतिहास के बारे में, ठीक है। अब देखते हैं प्रागैतिहासिक स्रोत ना, प्रागैतिहासिक इतिहास, ठीक है, उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक काल, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो ज्यादा मैं आप लोगों को भयानक तरीके से इसको नहीं पढ़ाऊंगा, इतना डीप मैं आपको नहीं जाने दूंगा बिल्कुल भी। तो प्रागैतिहासिक काल की यदि चर्चा करें तो उत्तराखंड में महत्वपूर्ण क्या है, गुफाएं, ठीक है, गुफाएं हैं। इसके अलावा जो कप मार्क्स यहां पर मिले हैं, ठीक है, समाधियां यहां प्राप्त हुई है, ये सब क्या है, प्रागैतिहासिक काल की है, ठीक है, समाधियां यहां पर प्राप्त हुई है, ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल की चीजें हैं, ठीक है। इन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे प्रागैतिहासिक काल में, और उसके बाद हम ऐतिहासिक काल की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखो प्रागैतिहासिक काल में सबसे पहला टॉपिक है हमारा गुफाएं, गुफाएं, ठीक है, गुफाएं 1 नंबर, प्रत्येक पेपर में 1 नंबर यहां से बनता है, ठीक है। तो गुफाएं आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से याद कर लीजिएगा। सबसे पहली कौन सी है, लाखू उडियार,
लाखू उडियार, ठीक है, उडियार। जो कुमाऊनी लोग होंगे उन्हें उडियार का मीनिंग पूरी तरह पता होगा, ठीक है। उडियार मतलब क्या होता है, कोई गुफा टाइप का, ठीक है। उडियार मतलब ही गुफा होता है, उडियार, ठीक है, कि वहां पर उडियार है, यानी कि थोड़ा सा छिपने का स्थान है, थोड़ा सा ऐसा स्थान है। तो उडियार क्या है, लघु उडियार क्या हो गया, मतलब लाखू गुफा, ठीक है। लाखू गुफा या उडियार, लाखू उडियार मतलब लाखू गुफा हो गया, ठीक है। लाखू उडियार, उडियार मतलब क्या हो गया, गुफा, यानी कि लाखू गुफा। तो इसकी खोज किसके द्वारा लाखू उडियार को खोजा गया, 1968 में एमपी जोशी, एमपी जोशी के द्वारा इसको खोजा गया था, ठीक है। ध्यान रखिएगा 1968 में एमपी जोशी के द्वारा खोजा गया था। तो कहां पर खोजा गया, अल्मोड़ा, ठीक है, अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा के बाड़े छीना, ठीक है, बाड़े छीना के भी कहां पर, दलबैंड में, दलबैंड के समीप, क्या, अल्मोड़ा के बाड़े छीना में दलबैंड के समीप लाखू उडियार स्थित है, ठीक है। और प्रागैतिहासिक उत्तराखंड की, प्रागैतिहासिक उत्तराखंड की पहली खोज है, ठीक है। ध्यान रखिएगा प्रागैतिहासिक उत्तराखंड की पहली खोज है, ठीक है। ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। और किस नदी के तट पर है, सुयाल नदी, ठीक है, सुयाल नदी। सारे क्वेश्चन बनते हैं, देखो, सुयाल नदी, सुयाल नदी के दाएं तट पर। और सुयाल नदी किसकी सहायक नदी है, कोसी की सहायक नदी, ठीक है। ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। तो सुयाल नदी के दाएं तट पर ये स्थित है। आकार कैसा है इसका, देखो, आकार, आकार है इसका नागफनी के समान, तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना। कई सारे लोगों ने नागफनी देखी होगी, ठीक है। इस तरह से होता है हल्का पेड़, आपने जिसने देखा होगा उसे पता होगा, इस तरह से हल्का उसका पेड़ होता है नागफनी का, ठीक है। और इसमें यहां पर फल लगते हैं, यहां पर ऐसे फल लगते हैं, ठीक है। जो नागफनी का जो फल होता है इस तरह से इन पत्तों के ऊपर लगता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस तरह से। और ये भी क्या, पूरा कांटे कांटे भरा होता है। तो इस वृक्ष के समान, नागफनी के समान, देखो कैसा है नागफनी, इन फलों को हटा दो या फलों को जोड़ लो तो किस तरह से एक आकृति इसकी बनेगी, मतलब इस तरह की आकृति इसकी बनती है, ठीक है। तो एक नागफनी के वृक्ष के समान है। जिसको नागफनी का वृक्ष नहीं पता, आप तुरंत गूगल पर जाइए और देखिए नागफनी का वृक्ष कैसा होता है, आपको गुफा हमेशा याद रहेगी प्रैक्टिकली यदि आप जाएंगे, ठीक है। तो नागफनी के वृक्ष के समान क्या है इसकी आकृति। वर्तमान में ये आकृतियां क्या है, धुंधली हो चुकी हैं। देखो कई बहुत पुराने, मतलब अति प्राचीन ये गुफा है, उत्तराखंड की सबसे प्राचीन गुफा ही यही मानी जाती है, ठीक है। लाखू गुफा अति प्राचीन गुफा है। तो मौसमी गतिविधियों से कहीं ना कहीं इन चीजों का, इनका नष्ट होना क्या है, लाजिमी है, ठीक है। क्योंकि प्रतिवर्ष मौसम परिवर्तन होता है, जलवायु परिवर्तन धीरे धीरे हो रहा है, मतलब मानव देखो इस काल से वर्तमान स्थिति में पहुंच गया, तो कहीं ना कहीं मौसम परिवर्तन भी रहा, जलवायु परिवर्तन भी रहा, ठीक है। तो ये चीजें नष्ट भी होती गई। तो अधिक मात्रा में जैसे उनका जो रंग उकेरा गया होगा, वो रंग उसका धुंधला पड़ गया, ठीक है, उसका रंग धुंधला पड़ गया, उनकी आकृति में उनकी कुछ चीजें नष्ट होने लगी, ठीक है, कोई हिस्सा टूट गया। तो कहीं ना कहीं वर्तमान में क्या नष्ट हो रही हैं ये चीजें। यदि आप देखें इसमें क्या क्या चीजें मिली हैं, यहां पर कुल 34 मानव, 34 मानव के चित्र मिले हैं, प्लस 28 पशुओं के चित्र मिले, ठीक है। ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना, 28 पशु चित्र प्राप्त हुए यहां से, ठीक है। 34 मानव के चित्र और 28 पशु चित्र यहां पर प्राप्त हुए, ठीक है। जिनका रंग क्या है, जो किस रंग में, देखो सफेद, ठीक है, सफेद रंग है उनका। इसके अलावा देखो गेरू है, गुलाबी है, गेरू रंग है, ठीक है, गुलाबी रंग है और काला रंग है, ठीक है। इन रंगों पर ये चित्र हमें प्राप्त हुए कहां पर, अल्मोड़ा के लाखू उडियार में, ठीक है। ध्यान रखिएगा इन चित्रों का मुख्य विषय क्या है, चित्रों का मुख्य विषय क्या है, सामूहिक नृत्य, सामूहिक नृत्य, ठीक है। सामूहिक नृत्य इनका मुख्य विषय, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसके अलावा देखो
यहां पर रेखाओं एवं बिंदुओं से बने, रेखाओं एवं बिंदुओं से बने ज्यामितीय चित्र भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ज्यामितीय चित्र भी प्राप्त यहां से हुए हैं, रेखाओं एवं बिंदुओं से बने। कैसे? दो बिंदु हैं, इसको हमने मिला दिया रेखा से, ठीक है, फिर यहां से इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, इस तरह से मतलब ऐसे चित्र भी यहां से प्राप्त हुए हैं जो रेखाओं एवं बिंदुओं से बने हैं। इनके यहां पर देखो दो बिंदु मिला दिए, उसके बीच में रेखा देते, ठीक है, तो ये ज्यामितीय चित्रण है। ठीक है, तो ज्यामितीय चित्र भी यहां से प्राप्त हुए हैं। तो सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा, निम्न में से किस शिलाश्रय या शैलाश्रय में ज्यामितीय चित्रण प्राप्त हुआ है? तो किस में हो जाएगा? लाखो उडियार में। ठीक है, अब देखो एक बार पुनः देखते हैं लाखो उडियार। उडियार मतलब क्या होता है? गुफा। कहां पड़ती है? अल्मोड़ा में। खोज कब हुई? 1968 में। किसके द्वारा की गई? एमपी जोशी के द्वारा। ठीक है, अल्मोड़ा के भी बाड़ेछिना के दलबंड में सुयाल नदी के दाएं तट पर यह स्थित है और उत्तराखंड की पहली प्रागैतिहासिक खोज इसको कहा जाता है। ठीक है, माना जाता है। इसका आकार कैसा है? नागफनी के वृक्ष के समान है और कुल यहाँ पर 34 मानव और 22 पशु। तो मुख्यतः क्या मिला है? देखो, मानव और पशु दो चीजें मिला हुआ है। ठीक है, तो 34 मानव के चित्र और 28 पशुओं के चित्र यहाँ से प्राप्त हुए हैं, जो सफेद, गेरू, गुलाबी और काले इन रंगों से उनको उकेरा गया। ठीक है, जो कि वर्तमान में धुंधले भी हो चुके हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चित्रों का मुख्य विषय क्या है? मुख्य विषय, चित्रों का मुख्य विषय है सामूहिक नृत्य। ठीक है, मान लो ये है, ठीक है, तो इसी तरह से शैल चित्र मिलते हैं। ठीक है, फिर ये है, ये है, ये चार मानव देखो, तो चारों एक गोले में खड़े हैं ना, देखो इस तरह से, एक घेरे पर ये खड़े हैं, एक गोले पर ये खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं सामूहिक नृत्य हम इसको समझ सकते हैं। अब हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ ये लोग, देखो दो के हाथ ऊपर हैं, दो के हाथ से, एक ऐसा अनुमान लगा सकते हैं ना कि हाँ ये लोग डांस कर रहे हैं, सामूहिक नृत्य लोग कर रहे हैं, तो इस तरह से हम अनुमान लगा सकते हैं। तो ठीक है, यही ऐसा ही अनुमान हमें इस गुफा में भी देखने को मिलता है, ऐसे ही चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ के लोग क्या सामूहिक नृत्य कर रहे हैं और इनका विषय क्या है, मतलब सामूहिक नृत्य। इसी आधार पर हमारे द्वारा इस विषय को जाना गया। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो, ग्वारख्या उडियार, ग्वारख्या उडियार। ठीक है, सबसे पहले पड़ता कहाँ है? चमोली। चमोली के भी कहा? डुंगरी में। ठीक है, डुंगरी में पड़ता है चमोली, डुंगरी में, ध्यान रखिएगा, चमोली में पड़ता है। ठीक है, विशेषता क्या है यहाँ पर की? तो हल्का सा पहले इसको देख लेते हैं, इसकी खोज किसने की थी? खोज की राकेश भट्ट ने। ठीक है, खोज किसने की थी? राकेश भट्ट ने की थी। और इसका विस्तृत अध्ययन, विस्तृत अध्ययन किसने किया था इस पर? इस गुफा पर जो अच्छा खासा मतलब सारी चीजें यहाँ पर खोजने का श्रेय, या फिर मतलब इसको गहनता से जानने का श्रेय किसको जाता है? यशोधर मठपाल को। ठीक है, यशोधर मठपाल। उत्तराखंड के ऐतिहासिक संकलन में मठपाल जी का एक अतुलनीय योगदान है। ठीक है, यशोधर मठपाल। विस्तृत अध्ययन के द्वारा इस गुफा का किया गया था। कहां पर स्थित? चमोली के डुंगरी गांव में। ठीक है, खोज किसने की है? राकेश भट्ट ने की है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहां से क्या क्या चीजें प्राप्त हुई? देखो, मानव प्राप्त हुआ है, भेड़, लोमड़ी, ठीक है, लोमड़ी और बारहसिंघा के चित्र प्राप्त हुए। ठीक है, यहां से किस किस के चित्र प्राप्त हुए? देखो, मानव के, भेड़ के, लोमड़ी के, बारहसिंघा के यहां से चित्र प्राप्त हुए, ये भी आपने ध्यान रखना है। कुल कितनी आकृति मिली है यहां से? कुल आकृतियां मठपाल जी के अनुसार, मठपाल के अनुसार, ठीक है, मठपाल आप लिख लीजिएगा, यशोधर मठपाल, मठपाल जी के अनुसार यहां से कुल कितने चित्र प्राप्त हुए हैं? 41 आकृतियां यहां से प्राप्त हुई। ठीक है, 41 आकृतियां प्राप्त हुई हैं। इन 41 आकृतियों में क्या क्या चीजें? देखो, इसमें 30 मानव, 30 मानव यहां से प्राप्त हुए। ठीक है, 8 पशु, 8 पशु यहां से प्राप्त हुए हैं और 3 आकृतियां पुरुष की।
मतलब 3 आकृतियों को देखने से लगता है कि ये पुरुष है, ठीक है, लेकिन 30 मानव इसमें पुरुष महिला कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। ये 30 मानव जिनमें दोनों चीजें हो सकती हैं, 8 पशु जिनमें कोई भी पशु जो दे रखे हैं ये हैं, ठीक है, और 3 आकृति क्या है इसमें पुरुष के, जिन्हें देखने से लगता है कि क्या है, पुरुष है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा मठपाल जी के अनुसार यहाँ पर 41 आकृतियां प्राप्त हुई जिनमें 30 मानव हैं, 8 पशु हैं और 3 आकृतियां पुरुष की हैं, ठीक है। आगे देखते हैं इसी के बारे में। देखो इस स्थल की विशेषता क्या है, विशेषता की चर्चा करना जरूरी है क्योंकि काफी अच्छे यहां से चीजें जो प्राप्त हुई हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। देखो सबसे पहले विशेषता में क्या है, पीली धारीदार चट्टानें, ठीक है, पीली धारीदार चट्टानें यहां से प्राप्त हुई है, पीली धारीदार चट्टानें, ठीक है। पीली धारीदार आपने देखा होगा ना, जैसे बाघ होता है धारियां उसमें होती, तो ऐसी पीली धारीदार चट्टानें, ठीक है। कैसे, ये गुफा है मान लो, तो इसके अंदर कुछ ये जो पीला एरिया हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो पीली धारीदार चट्टानें इस तरह से यहां से प्राप्त हुई है, ठीक है। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। उन पर, इन चट्टानों पर क्या, गुलाबी और लाल रंग, गुलाबी और लाल रंग के चित्र प्राप्त हुए हैं, ठीक है। गुलाबी और लाल रंग के चित्र इनमें से प्राप्त हमें हुए हैं। तो विशेषता क्या हो जाएगी, पीली धारीदार चट्टानें हमें प्राप्त हुई हैं और उन पर गुलाबी और लाल रंग के चित्रों का चित्रण किया गया, ठीक है। और चित्र कितने प्राप्त हुए, टोटल 41। तो सारी चीजें आपने ध्यान रखना। देखो एक महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान रखिएगा, चित्रकला की दृष्टि से उत्तराखंड की सबसे सुंदर आकृतियां कहां से प्राप्त हुई हैं, उत्तराखंड का सबसे सुंदर शैलाश्रय चित्रण, ठीक है, कहां से प्राप्त हुआ है, इसी गुफा से प्राप्त हुआ, ठीक है। चित्रकला की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे सुंदर शैलाश्रय चित्रण, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, निम्न में से कौन सी गुफा सबसे सुंदर गुफा उत्तराखंड की मानी जाती है, चित्रण की दृष्टि से कौन सी है, ये हो जाएगी ग्वारखेड़िया, ठीक है। इसमें देखो अन्य क्या है, मनुष्य को त्रिशूल रूप में दर्शाया गया है, मनुष्य को त्रिशूल रूप में दर्शाया है, ठीक है। कैसे दर्शाया है, त्रिशूल रूप में दर्शाया है, ठीक है। अब त्रिशूल रूप में कैसे दर्शाया जाएगा, देखो ये मनुष्य का सिर, ठीक है, ये हाथ, ये पैर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, त्रिशूल रूप। इस आकृति में मनुष्य को दर्शाया गया, ठीक है। प्रैक्टिकली भी समझो त्रिशूल रूप होता क्या है, त्रिशूल के 3 हिस्से होते हैं ना, इस तरह से ऊपर आपने देखा होगा शिव का त्रिशूल कई सारे लोगों ने, ठीक है। तो यहाँ पर डमरू होता है इस तरह से, ठीक है। तो ये होता है त्रिशूल। तो त्रिशूल रूप कैसे बनेगा, ऐसे तो बन नहीं सकता इसकी तरह, लेकिन हाँ ये आकृति मनुष्य की हो सकती है ना, यदि कोई हाथ ऊपर करके खड़े हो जाए तो यही आकृति तो बनेगी। तो त्रिशूल रूप में क्या मनुष्य को इसमें दर्शाया गया, ठीक है। यहाँ पर ये भी देखना, एक विशेषता ये भी है, पशुओं को हाँकते हुए, दर्शाया, ठीक है। पशुओं को हाँकते हुए मतलब मान लिया जाए कोई पशु है, ठीक है, ये मानव है, त्रिशूल रूप में मानव है, ठीक है। अब इसके आसपास कोई पशु होंगे, कोई भी पशु मान लो, ठीक है, मान लो एक पशु, ये 2 पशु, ये 3 पशु, ठीक है। तो इनको क्या है, इधर को ले जा रहा है हाँकते हुए मतलब उनको हाँका करना, यानी कि उन्हें दिशा देना या उन्हें कहीं को भेजना, ले जाना, ठीक है, ये सब तो हाँका देना हुआ ना। आप पशु जा रहा है उसको आप लौटा रहे हैं, जो भी कर रही है सारी चीजें हाँकने में आ गई, तो हाँकते हुए क्या पशु को इसमें दर्शाया गया। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, किस शैलाश्रय में पशुओं को हाँकते हुए, मनुष्य को पशुओं को हाँकते हुए दर्शाया, किसमें दर्शाया है, ग्वारखेड़ उद्यान में। मनुष्य को त्रिशूल रूप में किस शैलाश्रय में दर्शाया है, ग्वारखेड़ उद्यान में, ठीक है। सबसे सुंदर शैलाश्रय कौन सा है, ग्वारखेड़ उद्यान, ठीक है। गुलाबी और लाल रंग के चित्र प्राप्त हुए हैं, पीली धारीदार चट्टानें प्राप्त हुई है, ठीक है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। मठपाल के अनुसार टोटल 41 आकृतियां यहाँ से प्राप्त हुई, जिनमें 30 मानव की, 8 पशु की और 3 आकृतियां पुरुष की, ठीक है। मुख्यतः मानव, भेड़, लोमड़ी और बारहसिंगा, इन 4 चीजों के यहाँ से शिलाश्रय प्राप्त हुए, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये भी।
और विस्तृत अध्ययन किसने किया था? यशोधर भट्टपाल ने। जबकि खोज किसके द्वारा की गई? राकेश भट्ट के द्वारा। और ग्वारखिया उद्यान है कहाँ? चमोली के डोंगरी गांव में, ठीक है। तो सारा आपका फैक्ट जो ग्वारखिया उद्यान से बन सकता है कवर हो चुका है हमारा। देखो आज हमने 2 गुफाएं पढ़ ली है, ठीक है। 2 गुफाएं कौन कौन सी पढ़ी है? एक लाखो उडियार और एक ग्वारखिया उडियार। तो इन दोनों को आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। और समझो, पहले उत्तराखंड का इतिहास समझना जरूर, इतिहास होता क्या है, ये सारी चीजें जो मैंने आपको शुरू में बताई थी वो आपके समझने योग्य चीजें, ठीक है। उसके पश्चात ये 2 चीजें आपने रिवाइज करनी है। कल इससे आगे मैं आपको सारी गुफाएं कवर कराने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग तैयारी करते रहिए, क्लास को लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।